हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। हमारे यूट्यूब चैनल में तमाम बच्चों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वेलकम एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पुनः हम एक और वीडियो बनाने की कोशिश में हम देखेंगे संसाधन और विकास चैप्टर का पार्ट 3 लेकर के हम आ रहे हैं, है ना। संसाधन एवं विकास चैप्टर का पार्ट 3 क्लास 10th भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 1 संसाधन एवं विकास का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच मैंने भेजा है। और अब हम आपके बीच इसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं और वो होगा संसाधनों का विकास। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का, और फिर हम बात करेंगे संसाधन नियोजन का। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संसाधनों का विकास की कहानी से। तो संसाधनों के विकास की कहानी में क्या हम लोग देखेंगे, हम लोग इससे पहले क्या बात की है, हम लोगों ने इससे पहले बात किया संसाधन का। संसाधन समझा, संसाधन किसे कहते हैं, क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। फिर संसाधनों का वर्गीकरण देखा, संसाधनों का बंटवारा देखा, और फिर अब हम लोग देखेंगे संसाधनों का विकास। कैसे संसाधनों का विकास होता है हमारे समाज में, कैसे संसाधनों की कमी हुई हमारे समाज में, संसाधनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग समाज के किसी वर्ग ने किया तो वो कैसे अमीर हो गए, और किसी ने नहीं कर पाया तो वो कैसे गरीब हो गए। ये सारी बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में, तो देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं संसाधनों का विकास। बोल रहा है कि मानव जीवन यापन के लिए जिस प्रकार संसाधन बहुत जरूरी है ना, ठीक उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, क्या उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है संसाधन। नहीं, स्पष्ट बोला, क्या बोला कि जिस प्रकार संसाधन मानव जीवन यापन के लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो संसाधन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये आपको पता चल गया होगा। बिना संसाधन का हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जल एक संसाधन है। जल के बगैर आप रह सकते हैं क्या? जल के बगैर आप नहीं रह सकते, है ना। आपके जितने भी चीज़ें हैं आपके सामने जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है ना, उसके बिना आप नहीं रह सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है संसाधन। बोला लोगों के द्वारा इसे प्रकृति का एक उपहार समझा गया, लोगों के द्वारा संसाधन को प्रकृति का उपहार समझा गया, जिसके कारण आप देखेंगे संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग मनुष्यों ने किया, और अंधाधुंध प्रयोग करने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। आप देखेंगे कि अंधाधुंध प्रयोग करने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, और इसमें से कौन कौन समस्या उत्पन्न होती है हमारे समाज में आप देखेंगे। सबसे पहली समस्या जो उत्पन्न हुई अंधाधुंध संसाधनों के प्रयोग करने से, वो पहली समस्या जो उत्पन्न हुई वो हो गया संसाधनों की कमी। हमारे समाज में कुछ वर्गों ने इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, बहुत ज़्यादा संसाधनों का दुरुपयोग किया, जिसके कारण आप देखेंगे कि संसाधनों की कमी होते नजर आ रही है ना। फिर दूसरी समस्या क्या हुई, दूसरी समस्या हुई आधुनिक समाज में संसाधन पर कुछ लोगों का एकाधिकार हो गया। मेरे बच्चों, आज के समाज में कुछ लोगों ने संसाधनों पर अपना वर्चस्व समझ लिया, अपना वर्चस्व जमाया, अपना एकाधिकार समझ लिया, और एकाधिकार समझ करके इतना यूज किया संसाधनों को, फलस्वरूप समाज दो भागों में बट गया। समाज दो भागों में बट गया, संसाधन संपन्न दैट मीन्स अमीर वर्ग के लोग, और संसाधन विहीन दैट मीन्स गरीब वर्ग के लोगों में समाज बट गया। जिस व्यक्ति ने, जिस वर्ग ने संसाधन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया वो संसाधन संपन्न वर्ग कहलाया, और जिस वर्ग ने संसाधन का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाया वो संसाधन विहीन दैट मीन्स गरीब कहलाया। तो आप देखेंगे किस प्रकार से संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा नहीं हो पाया समाज में। जब संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा समाज में नहीं हो पाता है तो फिर हमारा समाज अमीर और गरीब के में बट जाता है, और अमीर हो जाते हैं, और गरीब होते जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग तीसरी समस्या क्या उत्पन्न हुई, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया, है ना। संसाधनों की कमी के कारण वैश्विक पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया। पारिस्थितिकी संकट किसे कहते हैं? इकोलॉजी सिस्टम, आपको पता होगा। पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो जाता है पूरी दुनिया को इसका इफेक्ट दिखने लगता है, पूरा विश्व को इसका नेगेटिव इफेक्ट दिखने लगता है।
पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो जाता है, जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ जाना, ग्लोबल वार्मिंग होना। आप देख रहे हैं अभी लगभग आज से अगर हम 8-10 साल पहले का बात करें ना, तो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में हम क्या होते थे, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी बढ़ रहा है। अब हम गर्मी को बर्दाश्त कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो किसके कारण हो रहा है? ये जितने भी संकट उत्पन्न हो रहे हैं ना, टोटल के टोटल संकट का जो उत्पन्न होना हो रहा है हमारे बीच, वो संसाधन के बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करने से हो रहा है। आप देखेंगे भूमंडलीय तापन बढ़ा, ओजोन परत अवक्षय, भूमि निम्नीकरण, ओजोन परत अवक्षय हुआ और फिर भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। अब कहिएगा भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? भूमि निम्नीकरण दैट मीन्स हमारे बीच भूमि का कम पड़ना या भूमि का खराब होना। भूमि का कम पड़ना, भूमि का खराब होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इसका मुख्य डिफिनीशन है कि भूमि का कम पड़ना, भूमि का खराब होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब आप कहिएगा कि भूमि कैसे खराब होती है सर? तो भूमि खराब होती है ना, जब हम अधिक सिंचाई करते हैं। जब हम अधिक सिंचाई करते हैं तो हम रसायन और उर्वरक का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। नहीं, अधिक सिंचाई करते हैं तो रसायन और उर्वरक का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी ज़मीन खराब होती है, हमारी ज़मीन खराब होती है, उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है। भूमि खराब हुई, भूमि बंजर होगी, भूमि निम्नीकरण हुआ। और फिर हम क्या करेंगे? वनोन्मूलन। हम जंगलों की अधिक कटाई करते हैं, और अधिक कटाई करने के कारण आप देखेंगे कि जिस एरिया का जंगल हम काट देते हैं, जिस एरिया का पेड़ हम काट देते हैं, उस क्षेत्र में जो भूमि होती है ना, पानी के साथ आसानी से बह जाती है। क्योंकि आप देखते हैं कि पेड़ों की जो जड़ें होती है, वो पेड़ों की जड़ें भूमि को जकड़े रखने में बड़ा मदद करती है। और जब तक वहाँ पर पेड़ होते हैं, मजाल है कि वहाँ की मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी। लेकिन जैसे ही हम वहाँ के पेड़ को काटते हैं, वहाँ की मिट्टी आसानी के साथ पानी के साथ बह जाती है। तो वनोन्मूलन दैट मीन्स पेड़ों की अधिक कटाई भी भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। अब हम बात कर रहे हैं भूमि निम्नीकरण का एक और कारण तो क्या होता है? भूमि निम्नीकरण का एक और कारण है खनन बच्चों। खनन मतलब क्या होता है? खनिजों को खोद करके निकालने की गतिविधि को हम खनन कहते हैं। खनिजों को खोद करके निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। अब कहिए सर, खनन करने से भूमि निम्नीकरण का क्या मतलब? बिल्कुल मतलब है। हम क्या करते हैं, मानव क्या करता है, खनन करके और उस जगह को ऐसे ही छोड़ देता है, खाली छोड़ देता है। और खाली छोड़ने के कारण आप देखेंगे कि वो जो लेयर होता है वो धंसते जाता है, बार बार धंसते जाता है। वहाँ क्या करना चाहिए? हमें मिट्टी भर देना चाहिए, ताकि यदि हम मिट्टी भर देंगे ना तो वो धंसेगा नहीं। तो हम खनन करके क्या करते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि भूमि धंसते जाती भूमि का कम पड़ना। तो ये सारे कारण हैं भूमि निम्नीकरण के, अब देखेंगे चौथा जो समस्या है, मानव जीवन की गुणवत्ता और संतुलन बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा जरूरी हो गया। अब इन 3 समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर क्या हो गया कि देखेंगे कि मानव जीवन की गुणवत्ता और संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी हो गया? जरूरी हो गया संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा। जरूरी हो गया बच्चों, है ना? कहने का मतलब है, यदि हम संसाधनों का इसी प्रकार से दुरुपयोग करते रहे, इस प्रकार से अंधाधुंध प्रयोग करते रहे, तो हमारा समाज अमीर और गरीब में बटा ही रहेगा। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएगा। तो यहाँ पर जरूरत क्या है, यहाँ पर आवश्यकता क्या है कि भाई संसाधनों का न्यायसंगत और न्यायोचित बंटवारा किया जाना चाहिए, है ना? तो अब देखेंगे कि लिखा है स्पष्ट कि यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया मेरे बच्चों, तो समस्त पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यदि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो केवल भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान के लोगों का जीवन खतरे में नहीं पड़ेगा, समस्त पृथ्वी का जीवन खतरे में पड़ेगा। और इसलिए अब हम बात करेंगे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का। इसलिए हम किसका बात करेंगे? आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। अब कहिएगा सर, ये रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या है? जब वैश्विक संकट उत्पन्न हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन देखा, आपने देखा ओजोन परत अवक्षय देखा। ओजोन परत जो एक ऐसा लेयर है जो हमें
हमें मतलब तमाम जीवों का रक्षा कर रहा है। ये किससे रक्षा कर रहा है आपको पता होगा, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण से हमारा रक्षा करता है। कौन? ओजोन परत। और ओजोन परत अब धीरे धीरे हट रहा है, ओजोन परत में छिद्र होता नजर आ रहा है। क्यों? आप देखते हैं कि अधिक कल कारखाने खुलने से वहां से जो आप देखेंगे कि विषैली गैस जो निकलती है, जो धुआं निकलती है, उस धुआं से वो ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। नतीजा सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंचने में सक्षम हो पा रही है। और कारण क्या हुआ? भूमंडलीय तापमान बढ़ना। तो ओजोन परत अपक्षय और फिर हमने भूमि निमीकरण बताया। तो कुल मिलाकर के रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का क्या मकसद था? रियो डी पृथ्वी सम्मेलन 1992 का क्या मकसद था? इसका मकसद था पूरी दुनिया को वैश्विक संकट से उबारना, पूरी दुनिया को वैश्विक संकट से निकालना, है ना। अब देखेंगे ये सम्मेलन कब हुआ? ये सम्मेलन 1992 में हुआ। सवाल पूछ सकेगा कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ। कहाँ हुआ बच्चों? तो रियो में हुआ। रियो शहर है, रियो डी जेनेरो पूरा नाम है। कहीं कहीं रियो डी जेनेरियो लिखा रहता है, घबराने की जरूरत नहीं। कहीं कहीं रियो डी जेनेरियो भी लिखा रहता है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में कभी कभी केवल रियो दे देगा आपको, कभी कभी रियो दे देगा, कभी कभी जेनेरियो दे देगा। तो टोटल चीजें, अगर टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपका किसी भी प्रकार से सवाल पूछ ले, बोर्ड आपका सवाल बनेगा बच्चों। तो रियो डी जेनेरो कहाँ है? ये ब्राजील में है। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, है ना। आप देखेंगे कि रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक शहर है जहां पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए, जिसमें 100 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वहां पर गए। और आप देखेंगे कि ये सम्मेलन जून 1992 में हुआ था। मेन उद्देश्य क्या था मेरे बच्चों? मेन पर्पस था जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता संरक्षण पर हस्ताक्षर, जिसे ही एजेंडा 21 कहा गया। आप देखेंगे मेन पर्पस था वहाँ के जितने भी लोग सम्मिलित थे ना, जितने भी लोग वहाँ पर जमा हुए थे, उनका मुख्य जो उद्देश्य था, इस सम्मेलन का जो मुख्य पर्पस था, वो था जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण पर हस्ताक्षर करना, है ना। कि आज जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और जो जीवों में जो विविधता है भाई, उन सारी चीज़ों को हमें बचाना चाहिए। और इसी बात को लेकर के हस्ताक्षर हुआ और उसे कहा जाता है एजेंडा 21, उसे कहा जाता है एजेंडा 21। तो अब हम लोग बात करेंगे संसाधन नियोजन। तो आइए संसाधन नियोजन से पहले हम कुछ बात कर लेंगे और वो होगा सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा सबसे पहले कहाँ आया था? आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा भी रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आया था मेरे बच्चों, है ना। अब कहोगे सर सतत पोषणीय विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीन्स सतत पोषणीय विकास नहीं। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है वह विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, वह विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास कहलाता है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ध्यान देंगे, बोल रहा है वह विकास जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, यानी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की भी विकास की प्रक्रिया हो और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है ना। दैट इज फाइनल। ध्यान देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे संसाधन नियोजन। क्या बात करेंगे? संसाधन नियोजन। क्या है संसाधन नियोजन? ये आज इस वीडियो का आखिरी टॉपिक वो होगा संसाधन नियोजन। और संसाधन नियोजन क्या होता है, आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। बोल रहा है संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल। मेरे बच्चों ध्यान देना, संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल संसाधन नियोजन कहलाता है ना। संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल संसाधन नियोजन कहलाता है। देखिए बोल रहा है ऐसी तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है, ऐसी तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उपयोग किया जाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है ना। हम अगर डिटेल से बोलें तो संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना संसाधन नियोजन कहलाता है। तो आप देखोगे हमारे देश में संसाधनों की उपलब्धता में काफी विविधता है।
हमारे देश में संसाधन की उपलब्धता में काफ़ी विविधता है। आज हमारे देश में अगर संसाधन का बात हम कर लेना तो संसाधन हर जगह अवेलेबल नहीं है, संसाधन हर जगह अवेलेबल नहीं है। हर एक प्रकार के संसाधन संपूर्ण भारत में आपको नहीं मिलेंगे। हर एक प्रकार का संसाधन हमारे देश में हर एक जगह नहीं मिलता है। अब देखोगे किसी प्रकार का संसाधन कहीं है तो कहीं वो है नहीं। हम कोयला का बात कर लें तो कोयला छत्तीसगढ़ झारखंड में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आप दूसरा क्षेत्र चल जाओ तो वहाँ पर आपको कोयला नहीं मिलेगा। आप देखोगे कहीं पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, तो आप देखोगे वहाँ पर जले नहीं है। कहीं जल खूब मात्रा में है तो देखोगे अन्य संसाधन नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे संसाधन विविधता का, ये आप देख सकेंगे कि हमारे देश में संसाधन एबिलिटी में, उपलब्धता में विविधता है मेरे बच्चों। आप देखेंगे यह और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोला यहाँ बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधन की उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर है ना, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां खनिजों की प्रचुरता है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां खनिज सहित अन्य संसाधनों की नितांत कमी है। तो क्या बोला कि कुछ ऐसे एरिया भारत में है जहां खनिज खूब मात्रा में है, या कुछ ऐसे एरिया हैं जहां खनिज एकदम नहीं है, जहां संसाधन एकदम नहीं है मेरे बच्चों। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। बोल रहा है झारखंड और छत्तीसगढ़ अगर आप ले लीजिए तो झारखंड और छत्तीसगढ़ ले लेते हैं और मध्य प्रदेश, तो देखेंगे वहां पर खनिज और कोयला ज्यादा मिलेगा आपको, है ना। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ले लीजिए तो वहां पर कोयला और आप देखेंगे कोयला और खनिज अधिक मात्रा में मिलेंगे। आप अरुणाचल प्रदेश चल जाते हैं ना, यदि आप अरुणाचल प्रदेश चल जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है ना, जिसकी राजधानी ईटानगर, जहां पर यह भी कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जल अधिक मात्रा में है। आप देख सकते हैं कि वहाँ जल संसाधन अधिक मात्रा में है, परंतु मूल विकास में कमी है। आज भी मूल रूप से विकास वहाँ पर नहीं हो पाया है मेरे बच्चों। हम बात कर लें राजस्थान का, तो देखिए राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा बहुतायत में, परंतु जल संसाधन की कमी है। वहीं अगर हम बात कर लें राजस्थान का, तो राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, जबकि पानी की नितांत कमी है मेरे बच्चों, जबकि जल बहुत कम है राजस्थान में। तो आपने देखा, और इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। और इसलिए आप देखेंगे चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे वो प्रांतीय स्तर हो, चाहे वो स्थानीय स्तर हो, किसी भी स्तर में संतुलित संसाधन नियोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दैट इज फाइनल। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपके बीच इसको रखने की कोशिश किया है। आपके बीच ये बेहतरीन वीडियो अब जाने वाला है। मेरे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हमारा गुरु दक्षिणा होगा। और आप देखेंगे कि आप कम से कम मेरे इस वीडियो को, छोटे छोटे वीडियो को कम से कम सुनिए, कम से कम देखिए। आपको सुनने मात्र से चीज़ें याद हो जाएगा, और जब आपके सामने क्वेश्चन बन करके आएगा, तो अगर क्वेश्चन फटाफट ना बने तो फिर हमें कहिएगा। इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स का, तमाम भारत के तमाम विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ये कहता हूं कि भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और एक काम तो भूलना ही नहीं आपको, क्या, बेल आइकन दबाना ना भूलना है। नया नोटिफिकेशन जाएगा, है ना। तो इसी के साथ आप सबों से हम लेते हैं विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।